इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि अब सीयूईटी एग्ज़ाम आपके बहुत सामने आ रहा है और आपको वीडियोस भी रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आई होप कि आप वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आपको 3 टाइम रेगुलर बेसिस पर वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। एक मॉर्निंग के टाइम, एक आफ्टरनून के टाइम और एक अभी यानी कि रात के समय। मॉर्निंग के टाइम जो वीडियो है वो सुबह-सुबह आपको मिल जाएगा देखने को। उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। आफ्टरनून में 12 बजे जो वीडियो अपलोड होता है 12 से 1 बजे के बीच, उसमें आपको इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट वाइज़ वीडियो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और अभी जो स्टैटिक जीके का वीडियो है यानी कि महाकुंभ जो सीरीज़ चल रहा है, उसे तो आप ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें एक साथ आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आंसर कवर हो जाते हैं। यानी कि इसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बायो के भी क्वेश्चंस रहते हैं और साथ-साथ में कुछ स्टैटिक जीके वगैरह के क्वेश्चन भी रहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है स्टैटिक जीके पे। तो स्टैटिक जीके के लिए ये रामबाण सीरीज़ है, इसे आप ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज का सीरीज़ भी इम्पोर्टेंट है। कल के सीरीज़ को अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर जाके देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। आज हम लोग करने वाले हैं महाकुंभ का दूसरा भाग। तो आज क्या है देखिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीमा रेखा से, यानी कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ जो हैं उनसे आज हम लोग का आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ जो हैं, इससे लगातार प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में बनता है। ये केवल आपको सीयूईटी एग्ज़ाम में तो मदद कर ही रहा है, साथ में आप अगर दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, इन ग्रेजुएशन आप दूसरी तैयारी भी करेंगे, तो उसमें भी आपको ये स्टैटिक जीके सीरीज़ बहुत मदद करने वाला है गाइज़। तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। पहला कहता है कि भई रेखा का नाम है डूरंड रेखा। जैसा कि आपको पता है डूरंड लाइन जो है, तो आपको पूछा है कि किसके-किसके बीच में डूरंड रेखा स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ऐसे 2 देश हैं जिनके बीच में डूरंड लाइन जो है, डूरंड रेखा है। 1886 में सर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। 1886 में ये लाइन जो है वो सर मार्टिमर डूरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था, इसलिए इसे डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। दूसरा देखिए, रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन जिसे कहते हैं। ये क्या है? तो ये भारत और चीन के बीच है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत और चीन से संबंधित, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसकी विशेषता क्या है? तो 1120 किलोमीटर लंबी ये रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। तो इस रेखा को जो निर्धारित किए थे उनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन। ये चीन से लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। याद रखिएगा, ये रेखा जो है वो भारत तो स्वीकार करता है पर चाइना इसे स्वीकार नहीं करता है। आगे देखिए, तीसरा जो रेखा का नाम है वो है रेड क्लिफ लाइन। आपको इम्पोर्टेंट है और ये लाइन बार-बार पूछा जाता है कि रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और हमारे पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो रेड क्लिफ लाइन है, इसे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 1947 में भारत-पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। याद रखिएगा, 1947 में सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा ये निर्धारित किया गया था। इतना तो आपको ज़रूर पूछता है कि रेडक्लिफ लाइन जो है वो किन देशों के बीच है, तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच है। आगे देखिए, रेखा का नाम है 17वीं समांतर रेखा, 17th पैरेलल लाइन। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। किसके बीच में है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। वियतनाम को उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में जो डिवाइड करता है, जो बाँटता है, वो 17वीं समांतर रेखा है। वियतनाम के एकीकरण से पहले यह दोनों देश एक ही भाग थे, बाद में इनका 17वीं समांतर रेखा द्वारा विभाजन किया गया था। रेखा का नाम है 24वीं समांतर रेखा, 24 पैरेलल लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन-सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है? तो 24वीं समांतर रेखा रहने पर आप उसे टिक ज़रूर लगाइएगा। क्या कहता है कि पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का ये रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। भारत इस रेखा को मानता नहीं है, हालाँकि पाकिस्तान इस रेखा को स्वीकार करता है। आगे देखिए, रेखा का नाम है 38वीं समांतर रेखा, 38th पैरेलल लाइन। ये क्या है? तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, यानी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ये दोनों कोरियन कंट्री को जो है वो 2 भागों में बाँटता है। आगे देखिएगा, रेखा का नाम है 49वीं समांतर रेखा, यानी कि 49th पैरेलल लाइन। ये किसके बीच में है? अमेरिका और कनाडा। 49th याद रखिएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अमेरिका और कनाडा को ये पृथक करती है, यानी कि अलग-अलग बाँटती है। आगे देखिए, रेखा का नाम है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो जर्मनी की सेना ने
यह वापस लौटा दिया था। कौन सा? कि हिंडनबर्ग को जर्मनी में वापस लौटा दिया था। पर ये रेखा जो है हिंडनबर्ग में स्थित है और ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। आगे देखिए, कहता है रेखा का नाम है ओडरनास रेखा। ओडरनास लाइन क्या है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ये द्वितीय विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में आपका क्या था? तो पहले विश्व युद्ध की रेखा भी मैंने आपको बताया, आप ध्यान दीजिएगा। पहले विश्व युद्ध की जो रेखा थी वो आपको ध्यान में रखना है, हिंडनबर्ग था, और दूसरे विश्व युद्ध में जो रेखा निर्धारित की गई उसे ओडरनास कहा जाता है। आगे देखिए, रेखा का नाम है मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा क्या है? तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनॉट रेखा है। जर्मन के आक्रमण के बचाव के लिए फ्रांस ने ये रेखा बनाई थी, जर्मन से आक्रमण के बचाव के लिए। आगे देखिए, रेखा का नाम है सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा किसके बीच में है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। इतने सारे रेखा जो है वो आपको पूछा जा सकता है, जिसमें से रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड, ये सारी जो रेखाएं हैं बार बार रिपीटली पूछा जाता है। और एक बात आप याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका जो है, यानी कि आपने इंडिया का मैप तो देखा होगा, ये भारत का निचला पोर्शन है, यहाँ पे कुछ श्रीलंका इस प्रकार से स्थित है। तो इसके बीच में जो रेखा का काल्पनिक रेखा डिवाइड करती है इन दोनों को, तो उसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। आगे देखिएगा, अब हम लोग कुछ रासायनिक पदार्थ और उनके व्यावसायिक नाम एवं रासायनिक नाम को पढ़ने वाले, यानी कि व्यावसायिक नाम पढ़ेंगे, उसका यूपैक नेम पढ़ेंगे और रासायनिक सूत्र भी देखेंगे। तो जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जनरल टेस्ट के सवाल में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला है चौक। चौक आपने देखा होगा, जैसे हम लोग बोर्ड में लिखने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस चौक को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। आगे देखिए, अंगूर का रस, ये रस होगा, अंगूर का रस को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं ऐसे, और C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अल्कोहल आपको पता होगा, अल्कोहल में हम लोग इथाइल रहता है यानी एथिल रहता है, तो C2H5OH होता है इसका रासायनिक सूत्र। अल्कोहल तो आपको पता ही होगा। कास्टिक पोटास को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है, इसे KOH द्वारा डिनोट करते हैं। खाने का सोडा, ये VBI है, ये बार बार पूछा जाता है कि खाने का सोडा का भाई नाम क्या है? तो खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे NaHCO3 कहते हैं। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, इसे NaHCO3 कहते हैं। चूना जो है, चूना आप ध्यान दीजिएगा, चूना जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसे CaO से डिनोट किया जाता है। आगे देखिए, जिप्सम के बारे में कहते हैं। जिप्सम जो है उसे कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2 होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। TNT ट्राई नाइट्रो टॉल्विन कहते हैं, C6H2CH3NO2 होल थ्राइस, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, धोने का सोडा, ये इंपॉर्टेंट है, धोने का सोडा आपसे पूछ सकता है, तो Na2CO3 अगर पूछ ले रासायनिक नाम, तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जानते हैं। रासायनिक सूत्र जो है वो CuSO4 होता है। नौसादर को अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, और रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है। आप ध्यान में रखिए। फिटकिरी जो है इंपॉर्टेंट है, अब देखिए इससे संबंधित इसका जो रासायनिक नाम होता है वो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। रासायनिक सूत्र क्या है? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2 है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। भूजा हुआ चूना आपको पता ही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaHO होल्टाइज होता है। आगे देखिए, मंड को स्टार्च भी कहते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो C6H10O5 होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। लफिंग गैस, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। लावा देखिएगा, लावा आपने सुना होगा, लाल दवा जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जिसे KMNO4 कहते हैं। लाल सिंदूर आपने देखा होगा, तो लेड परऑक्साइड होता है, PB3O4 होता है, लेड परऑक्साइड लाल सिंदूर को कहते हैं। आगे देखिए, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र D2 होता है, यहाँ पे बाय मिस्टेकली CO2 लिखा गया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, इसका रासायनिक सूत्र आप ध्यान में रखिएगा, D2O होता है, इसे नहीं याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है सोरा, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। सिरका को आपको ध्यान में रखना है, सिरका का क्या होता है? एसिटिक एसिड का तनु घोल होता है, CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। सुहागा को
बोरेक्स के नाम से जानते हैं, Na2B4O7.10H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आगे चलते हैं तो स्प्रिट का जो है वो मिथाइल एल्कोहल यानी कि मिथाइल एल्कोहल होता है, CH3OH इसका रासायनिक सूत्र होता है। स्लेट, आपने स्लेट के बारे में सुना होगा, तो सिलिका एल्यूमिनेट ऑक्साइड होता है, Al2O3 2SiO2.2H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। हरा कशिश जो होता है उसे फेरिक सल्फेट कहते हैं, FeSO4 होल थ्राइस इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए आज हम लोग इंपॉर्टेंट झील के बारे में भी कवर करते हैं कि इंपॉर्टेंट लेक कौन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है, मानस झील जम्मू कश्मीर में है, नागिन झील जम्मू कश्मीर में है, शेषनाग झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में। आपको याद रखना जिसमें भी नाग आता है ना, नाग जिसमें भी आता है, ये सारे झील जो है वो जम्मू कश्मीर में होंगे। इसमें से बुलर और डल झील ये दो झील हैं जिसके बारे में बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और लेक्स के बारे में। तो राजस्थान के प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ते हैं। तो राजसमंद झील राजस्थान में है, पिछोला झील राजस्थान में है, सांभर झील राजस्थान में है, जयसमंद झील राजस्थान में है, फतेह सागर झील राजस्थान में है, डिडवाना झील राजस्थान में है, और लूनर कसर झील राजस्थान में है। इसमें से आपको याद रखना है जो राजसमंद झील हो गया, सांभर झील हो गया, डिडवाना झील हो गया, और लूनर कसर ये झील जो हो गया 4 आपको याद रखना है। जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है VVI, जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है वो राजसमंद और सामंद झील है, सांभर झील है, जो बार बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अब हम लोग उत्तराखंड के झील के बारे में कवर करने वाले हैं। तो सातताल झील हो गया, नैनीताल झील हो गया, राकसताल झील हो गया, मालाताल झील हो गया, देवताल झील हो गया, नौकुचिया ताल झील हो गया, और खुरपाताल झील हो गया। जिसमें भी ताल आए, आप ट्रिक याद रखिएगा, जिसमें भी ताल आ जाए वो सारा झील जो है वो उत्तराखंड में होगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अगर बात करते हैं कुछ अलग अलग झीलों की, तो आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर और कोलेरू झील जो बार बार पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश की ये 2 झील हैं, हुसैन सागर और कोलेरू, जो बार बार पूछा जाता है। केरल के प्रमुख झील की बात कर ले तो बोम्बनाड झील केरल में है, इंपॉर्टेंट है। अष्टमुदी झील भी केरल में है, इंपॉर्टेंट है। पेरियार झील भी केरल में है। तो बोम्बनाड और अष्टमुदी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार भी इंपॉर्टेंट है जो केरल में है। लोनार झील महाराष्ट्र में, ये VBI आप याद रखिए, लोनार झील से प्रश्न बहुत बनता है, तो ये VBI है, आपको याद रखना। लोनार भी झील कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। अगर बात करें तो पुलिकट झील की बात करें तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील मणिपुर इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और चिल्का झील उड़ीसा भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय को कवर करते हैं। स्टैटिक जीके में आपको मिक्स्ड क्वेश्चन कराया जाता है, हर तरह के सवाल कराए जाते हैं जिससे संभावित प्रश्न बन सकते हैं। तो स्टैटिक जीके को आप बहुत अच्छा से कवर कीजिए, इसका नोट्स बनाइए। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF जो है वो अवेलेबल करा दिया जाता है। आगे देखिएगा, प्रमुख संगठन तथा उनके मुख्यालय। तो गेट एक संगठन है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। गेट का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में, आपको ध्यान में रखना है। G8 देशों की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में G8 देशों की स्थापना हुई थी, आपको ये याद रखना है। आटाकावा अंकडाट UNCTAD अंकटाड जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो जेनेवा में है, 1964 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे, VBI अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, 1945 में ही इसकी स्थापना की गई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि रोम में है, और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1948 में स्थापित किया गया। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होगा जेनेवा में ही रेड क्रॉस का मुख्यालय है। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं। इसकी स्थापना एक साथ ही हुई थी और दोनों का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, G15 देशों का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा, और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी जेनेवा में है, और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, और 1949 में स्थापना की गई थी।
30 मेंबर जो हैं अभी इसके हैं, यानी कि 30 सदस्य देश इसमें शामिल है। आगे देखिएगा सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है और 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नीदरलैंड द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा पेरिस में है और 1923 में फ्रांस के पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन में वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार एकमात्र राष्ट्रपति को है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित? तो क्रिकेट से है, जिसका फुल फॉर्म लेग बिफोर विकेट होता है। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाता है। तो वायुमंडल का ओजोन परत जो है वो हमें सूर्य से आने वाला अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। ओजोन इज द राइट आंसर। आगे देखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध। आप याद रखिए, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म जो है वो ग्रहण कर लिया था। तो कलिंग युद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहता है कि भारत की केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि साला रजंग म्यूजियम कहाँ है? तो साला रजंग म्यूजियम जो है वो हैदराबाद में ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल के थे वो सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। आगे देखिए, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी से राइट आंसर। आगे देखिएगा, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर हो जाता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री जो है ना, ये एक ऐसा तापमान का लेवल है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो इक्वल हो जाता है, एक समान हो जाता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो आपको पता होगा, तांबा और टीन की मिश्र धातु कांसा है। मैंने हड़प्पा में भी इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाया था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि LPG का पूर्ण रूप क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG का पूर्ण रूप होता है या पूर्ण विस्तार होता है। आगे देखिए, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य लिखा गया था। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है। 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 4 वर्ष के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो लाल मिट्टी है उसका रंग लाल होता है। आगे देखिए, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? तो 51% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी 51% जो एरिया है वो ओनली एग्रीकल्चर के काम में ही आता है। आगे देखिएगा, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? तो झूम खेती। जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे झूम खेती कहते हैं। आगे देखिए, प्रमुख मंदिर और उनसे जुड़े राजवंश के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ-साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये मंदिर कहाँ भी है इसे मैं बताऊँगा। देखिए, पहला है खजुराहो का मंदिर, इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। तो बुंदेल या चंदेल राजवंश द्वारा ये स्थापित किया गया था। छतरपुर मध्य प्रदेश में ये मंदिर स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। कैलाश मंदिर, आपको पता हो कि राष्ट्रकूट वंश ने इसे बनाया था। एलोरा की गुफाओं में महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर स्थित है। हजार खंबा मंदिर, हजार खंबा मंदिर कहाँ पे है? तो आपको पता होगा, काकतीय वंश के द्वारा ये बनाया गया था और वारंगल तेलंगाना में ये स्थित है। आगे देखिएगा, रामरप्पा मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था और ये भी वारंगल तेलंगाना में स्थित है। तो हजार खंबा मंदिर या रामरप्पा मंदिर ये दोनों वारंगल तेलंगाना में है, आपको याद रखना है और दोनों ही काकतीय वंश के द्वारा बनाए गए थे। बृहदेश्वर मंदिर, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, बृहदेश्वर मंदिर आपसे बार-बार पूछेगा। तो कहाँ पे है? चोल वंश के द्वारा बनाया गया और तंजौर या तंजावुर तमिलनाडु में ये स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर या तटीय मंदिर, तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर कह लीजिए, तटीय मंदिर कह लीजिए, ये पल्लवों द्वारा बनाया गया था और महाबलीपुरम तमिलनाडु में ये स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, पल्लव वंश का कांचीपुरम द्वारा निर्मित है, पल्लव वंश द्वारा
ये कांचीपुरम में है और तमिलनाडु में ये मंदिर स्थित है। दिलवारा का मंदिर कहाँ पे है? तो दिलवारा का मंदिर सोलंकी वंश द्वारा बनाया गया माउंट आबू राजस्थान में स्थित है दिलवारा का मंदिर। हाजरा राम मंदिर कहाँ पे है? विजयनगर वंश में। और हम्पी पर है ये और कहाँ पे है? कर्नाटक में। हम्पी एक नया जिला बन चुका है कर्नाटक का, इसे आपको ध्यान में रखना है। विरूपाक्ष मंदिर किसने बनाया? तो चालुक्य वंश ने बनाया। पट्टाडकल कर्नाटक में ये स्थित है। आगे देखिए सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो सोलंकी वंश द्वारा इसे बनाया गया था और ये मोढेरा गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार से आज हमने पार्ट 2 जो है वो शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपने तैयारी को इतना जी जान दे दीजिए, इतना अपने आप को आज डेडिकेट कर दीजिए आज से कि सीयूईटी के एक भी प्रश्न जो हैं वो आपसे ना छूटे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मॉर्निंग को जो वीडियो आएगा उसे देखना मत भूलिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।